हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल नॉलेज हब में। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लगता है, कौन सा फोर्स लगता है, अट्रैक्टिव लगता है या रिपल्सिव लगता है ना। हमने ये देखा था कि अगर आपके पास दो लाइक चार्जेस है, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, तो उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लगता है। सिमिलरली अगर आपके पास कोई अनलाइक चार्जेस है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव है, तो उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। क्लियर? लास्ट टाइम हमने ये देखा था। आज हम देखेंगे कि दो चार्जेस के बीच में अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्स लगती है, ठीक है, बट वो रिपल्सिव या अट्रैक्टिव फोर्स की वैल्यू क्या होगी, आज हम वो देखेंगे। ठीक है, इसकी फॉर्मूला पढ़ेंगे और यही फॉर्मूला दो चार्जेस के बीच में कितने फोर्स लगती है, वही को हम बोलते हैं कूलम्ब्स लॉ। क्लियर है? तो आइए शुरू करते हैं। ये लॉ क्या बताता है पहले देखते हैं। देखो, पहले देखिए कि हमारे पास दो चार्जेस है, एक यहां पर है Q1 चार्ज और यहां पर एक चार्ज है Q2। इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो है R। क्लियर है? दो चार्जेस है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो R। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगी वो हमें कूलम्ब्स लॉ से मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि ये लॉ क्या कहता है। मैं स्टेटमेंट लिखता हूं, देखिए। द फोर्स ऑफ इंटरैक्शन, the force of interaction between two charges in vacuum is directly proportional to product of magnitude of two charges and inversely proportional to square of the distance between them। स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। क्लियर है? क्या बताता है? द फोर्स ऑफ इंटरैक्शन, यानी दो चार्जेस के बीच में जो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव होगा, जो भी इंटरैक्टिव फोर्स होगा बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम is directly proportional to product of the charges, product of the magnitude of the two charges and inversely proportional to the square of the distance between them। मतलब जो दो चार्जेस के बीच में जो भी फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स या तो रिपल्सिव फोर्स, वो डिपेंड करेगा इन दोनों चार्जेस की वैल्यू के ऊपर। यानी इनका प्रोडक्ट, यानी Q1 Q2 जितना ज्यादा होगा, दो चार्जेस के बीच में उतनी ही फोर्स ज्यादा लगेगी। क्लियर है? दो चार्जेस के बीच में जितना फोर्स ज्यादा होगा, उतनी ही Q1 Q2 का प्रोडक्ट ज्यादा होगा। क्लियर है? यानी जो फोर्स है इन दोनों के बीच में लगने वाली फोर्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 पे। जितना इनका प्रोडक्ट ज्यादा होगा, उतना ही फोर्स ज्यादा होगा। सही? अच्छा, आगे क्या बोलता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अच्छा, इनके बीच में जो लगने वाली फोर्स है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। यानी दो चार्जेस के बीच में जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, उनके स्क्वायर के हिसाब से उनके बीच का फोर्स डिक्रीज होता जाएगा। यानी अगर आप डिस्टेंस को डबल करोगे, दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस आप डबल करोगे, तो जो फोर्स है वो 2 के स्क्वायर के टाइम्स
डिक्रीज हो जाएगी, डबल किया है ना, तो फोर्स जो है वो 2 के स्क्वायर के टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर? सिमिलरली अगर आपने चार्जेस के बीच का डिस्टेंस 3 गुना कर दिया, 3 टाइम्स बढ़ा दिया, ठीक है, तो जो उनके बीच का फोर्स है वो 3 के स्क्वायर के टाइम्स यानी 1/9 टाइम्स हो जाएगी, 9 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है? यानी लगने वाली जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, एफ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। क्लियर? कोई डाउट? लगने वाली फोर्स प्रोडक्ट पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस पे, एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। गॉट इट? क्लियर? ओके। अगर इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करोगे तो आपको ये चीज मिलेगा कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। गॉट इट? अच्छा, अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो लगना पड़ेगा एक कांस्टेंट के, ठीक है, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, और यही फॉर्मूला को हम बोलते हैं कूलम्स लॉ। यही चीज क्या है? कूलम्स लॉ। क्लियर है ना? एक बार देख लीजिए आप, द फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन टू चार्जेस is directly proportional to the magnitude of the product of magnitude of two charges। सही, इन दोनों के प्रोडक्ट के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। गॉट इट? क्लियर? अच्छा, बाद में क्या किया हमने, ये दोनों इक्वेशन को कंबाइन करके लिखा तो हमें ये चीज मिला। अच्छा, बाद में ये प्रोपोर्शनलिटी की साइन गई तो एक कांस्टेंट लगा के। सही, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। क्लियर? अच्छा, अब ध्यान से देखो, हियर proportionality constant, here proportionality constant K is known as इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। इसे क्या बोला जाता है भाई? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोला जाता है। क्लियर है? ये K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। ये चीज आप याद रखो, 9 इंटू 10 की पावर 9, इसका यूनिट यहां से मिलेगा। अगर आप यहां से K को सब्जेक्ट बनाओगे तो आपको मिलेगा ये चीज FR स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। सही, ये चीज मिलेगा। अगर K को यहां सब्जेक्ट बनाओगे तो FR स्क्वायर अपॉन Q1 Q2 मिलेगा। यहां से हम यूनिट बनाएंगे। F है भाई फोर्स, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। सही, R है डिस्टेंस, डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, और स्क्वायर है इसलिए यहां पर स्क्वायर होता है। ये भी चार्ज, ये भी चार्ज, यानी चार्ज दो बार, तो यहां पर हम लिखेंगे कूलम्स। तो K इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्स। ठीक है, और ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। क्लियर? क्लियर? अच्छा, ये वैल्यू K का वैल्यू ये यहां से आया हुआ है। देखो K का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? यहां पर ये कांस्टेंट की आप वैल्यू रखोगे तब आपको ये चीज मिलेगा। सही? क्लियर है? अच्छा, ये एप्सिलॉन 0 है, उसे बोला जाता है परमिटिविटी। क्या बोला जाता है? परमिटिविटी, और ये नॉट है इसलिए परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या तो फ्री स्पेस। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट है इसलिए ये चीज वैक्यूम या तो फ्री स्पेस के लिए। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और फ्री स्पेस। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। रुको रुको यार, बताता हूं ये क्या होता है, अभी खाली याद रखो। ये चीज मैं बताता हूं कि परमिटिविटी क्या होता है, अभी लिख लो, खाली यूनिट बना के बाद में समझाता हूं ये क्या होता है ना। थोड़ा सब्र कर लो यार, है ना, जीवन में थोड़ा सब्र करोगे तो ही अच्छी अच्छी चीजें मिलेगी, है ना। थोड़ा सब्र करो,
जो भी आए ले लेते हैं, पढ़ने की बात कर रहा हूं मैं। हाँ सही है। एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या फ्री स्पेस है। ठीक है, उसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। गॉट इट क्लियर? अच्छा देखो भाई, यहां से उसका यूनिट बनाते हैं। अगर एप्सिलॉन नॉट को मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा तो मुझे मिलेगा 1/4 की, है ना। एप्सिलॉन नॉट को मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा तो मुझे मिलेगा 1/4 4 पाई की तो कोई यूनिट नहीं होती नंबर। मतलब ये हुआ कि एप्सिलॉन नॉट का जो भी यूनिट है वो के से उल्टा होगा, 1/k के जितना होगा। सही। के का यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, तो एप्सिलॉन नॉट का इससे उल्टा होगा, यानी कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर। ठीक है, के का यूनिट वही होगा जो एप्सिलॉन नॉट का उल्टा होगा। क्लियर है? गॉट इट ना। यानी एप्सिलॉन नॉट का अगर यूनिट है फाइंड करना है तो कितना होगा वो 1/k के जितना, यानी 1/ कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन, ऐसा होगा। सही है, यानी कूलम स्क्वायर ऊपर जाएगा तो कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। बोलो क्लियर है क्या तक? गॉट इट? ये होता है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या तो फ्री स्पेस। मतलब के का ये जो वैल्यू है वो ये सभी वैल्यू रखने पे आता है। पाई का वैल्यू रखोगे, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू रखोगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगा। क्लियर है? अच्छा, अब मेन चीज की बात करते हैं कि भाई ये परमिटिविटी होता है क्या। देखो बच्चों, परमिटिविटी होता है हर एक वैल्यू हर एक मीडियम के लिए अलग अलग। परमिटिव मतलब होता है कोई भी मीडियम का चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी, है ना। कोई भी मीडियम कितना चार्ज को होल्ड कर सकता है वो चीज उसकी परमिटिविटी से पता चलती है। क्लियर? यानी परमिटिविटी होता है चार्ज को पकड़ने की क्षमता, चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी को हम बोलते हैं परमिटिविटी। क्लियर है? और ये वैल्यू परमिटिविटी की अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होती है। जैसे कि ग्लास का अलग हो गया, है ना, वाटर का अलग हो गया, वो सब मीडियम जैसा चेंज होता जाएगा, वैसे ही परमिटिविटी का वैल्यू भी चेंज होता जाएगा। क्लियर है? आपको खाली ये चीज याद रखनी है, वैक्यूम के लिए याद रखना है। बाकी अगर मीडियम अलग होगा तो वो वैल्यू आपको दे देगा। गॉट इट? क्लियर? ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। बाकी जो भी वैल्यूज निकलेगी वो इसके बेसिस पर निकाली जाएगी, इसके रिलेटिव निकाली जाएगी। ठीक है, और वो चीज आपको क्वेश्चन में अगर पूछता है तो वो दे देगा। गॉट इट? क्लियर है? परमिटिविटी मतलब कोई भी मीडियम का चार्ज पकड़ने की क्षमता, चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी। गॉट इट? क्लियर है? ओके, सो के होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, उसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। ये चीज याद रखोगे। एप्सिलॉन नॉट होता है एक मीडियम का चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी। यहां एप्सिलॉन नॉट लिखा है मतलब वैक्यूम की बात कर रहा है। ठीक है, अगर कोई अदर मीडियम दिया होगा तो यहां पर खाली हम एप्सिलॉन लिखेंगे। गॉट इट? क्लियर? ओके, चलो भाई इसको इक्वेशन 1 बोल दे। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर यहां पर के का वैल्यू मैं ये सब्सटीट्यूट करूं तो कोई दिक्कत है? दिक्कत है बच्चों? कोई कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई F इज इक्वल्स टू, ये के की जगह पर मैं लिख रहा हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। सही है? ठीक है, चलो भाई इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। क्लियर? अच्छा, मान लो कि ये दो चार्जेस किसी अदर मीडियम में रखे, कोई भी अदर मीडियम अदर देन वैक्यूम, तो उनके लिए मैं ये लिख सकता हूं इन एनी अदर मीडियम, इन एनी अदर मीडियम F in any other medium Fv is equals to 1 upon, है ना, k Q1 Q2/r²। ठीक है, k is equals to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अगर मीडियम आपका वैक्यूम है। अगर कोई और मीडियम है
तो हम लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट की जगह पर एप्सिलॉन 4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, जो भी मीडियम होगा उनकी परमिटिविटी। क्लियर है? क्लियर? नॉट नहीं लगा है मतलब ये वैक्यूम की बात नहीं कर रहा है। क्लियर? ओके, बाकी की टर्म सेम, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, ये फोर्स हो गई दो चार्जेस के बीच की इन अ वैक्यूम मीडियम, और ये फोर्स हो गई दो चार्ज के बीच की इन एनी अदर मीडियम देन वैक्यूम। क्लियर है? कोई दूसरे मीडियम में वैक्यूम के अलावा। गॉट इट? क्लियर है? अच्छा, जरा बच्चों ध्यान से देखो, इसे एफ बोल देता हूं, है ना, फोर्स इन वैक्यूम। जरा बच्चों ध्यान से देखो, मैं ये और ये इक्वेशन यानी 2 और 3 इक्वेशन का रेशियो दे रहा हूं। ठीक है, जरा देखना ध्यान से, टेकिंग रेशियो ऑफ इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। सही है? तो एफ वी अपॉन एफ एम ऐसा होगा, एफ वी अपॉन एफ एम इज इक्वल्स टू ऊपर वाला इक्वेशन 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। बोलो भाई, क्लियर है बेटा? ठीक है, अच्छा, ये Q1 Q2, ये Q1 Q2 चला जाएगा, ये आर स्क्वायर चला जाएगा, ये 1 अपॉन 4 पाई, ये 1 अपॉन 4 पाई चला जाएगा। सही? क्लियर? ओके, देयरफॉर एफ वी अपॉन एफ एम इज इक्वल टू, देखो भाई, ये 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट है और ये 1 अपॉन एप्सिलॉन, यानी ये वाला एप्सिलॉन ऊपर जाएगा और ये वाला एप्सिलॉन नॉट नीचे आएगा। क्लियर है ना? क्लियर है ना भाई? ठीक है, क्लियर? हाँ तो बोलो यार। सर कैसे बोलेंगे हाँ, आप थोड़ी सुनोगे, है ना? ठीक है, हाँ चलो सुन लिया, एप्सिलॉन ऊपर जाएगा, एप्सिलॉन नॉट नीचे आएगा। सही है? अच्छा, सो एफ वी अपॉन एफ एम, फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन। जरा ध्यान से ये टर्म को देखो, ये क्या है? ऊपर है भाई परमिटिविटी ऑफ मीडियम और नीचे है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या तो वैक्यूम। सही? मतलब ये परमिटिविटी मीडियम की वैक्यूम के साथ कंपेयर की गई है। ठीक, वैक्यूम वाली जो वैल्यू होती है वो स्टैंडर्ड होती है। सही, बाकी मीडियम की जो परमिटिविटी है वो उसके रिलेटिव में, मतलब उसके रिस्पेक्ट में फाइंड की जाती है। क्लियर? दूसरे मीडियम की परमिटिविटी वैक्यूम की परमिटिविटी के रिस्पेक्ट में फाइंड की जाती है। क्लियर? इसीलिए ये वाले रेशियो को हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर। रिलेटिव क्यों? क्योंकि ये मीडियम की परमिटिविटी विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम निकाली गई। क्लियर है? परमिटिविटी ऑफ एनी अदर मीडियम with respect to permittivity of vacuum is known as relative permittivity. Clear? So Fv upon Fm, force in vacuum upon force in medium is equals to epsilon upon epsilon naught, और ये चीज को बोलते हैं relative permittivity. Clear? अच्छा, अब बच्चों एक चीज ध्यान से सुनो, ये जो रेशियो होता है वो एप्सिलॉन आर के बराबर है। ये क्लियर है आपको? ठीक है, ये एप्सिलॉन आर की वैल्यू डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के जितना होता है। ठीक है, किसके जितना होता है? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। ठीक, अब देखो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। अभी के लिए आपको ये चीज याद रखना पड़ेगा, अभी के लिए आपको ये नाम याद रखना पड़ेगा कि भाई एप्सिलॉन आर की वैल्यू डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के जितना होता है। सही, मैं थोड़ा ऊपर ऊपर से इसको ले लेता हूं, पर डिटेल में आप ये चैप्टर 2 में पढ़ोगे। ठीक है, अच्छा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी ये भाई परमिटिविटी के जैसा होता है। हर एक मीडियम का ये कांस्टेंट अलग अलग होता है। सही, मटेरियल पर डिपेंड करता है, मटेरियल चेंज होगा, है ना, मीडियम चेंज होगा तो के का जो वैल्यू है, मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो वैल्यू है वो बदल जाएगा। ये
फिलहाल इस चैप्टर में तो आपको के का वैल्यू दे रखेगा। क्लियर है? गॉट इट? ठीक है। सो मैं यहां लिख देता हूं, एप्सिलॉन आर होता है भाई रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। के होता है आपका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। के क्या होता है? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्लियर? अच्छा, यानी मैं ये चीज कह सकता हूं ऊपर वाले इक्वेशन से कि फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम इज इक्वल्स टू डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। सही है? क्लियर? अच्छा, जरा एक काम करो, फोर्स इन मीडियम को सब्जेक्ट बनाओ, यानी ये चीज यहां जाएगा, ये वाली जो चीज है वो नीचे आ जाएगी। यानी फोर्स इन मीडियम इज इक्वल्स टू फोर्स इन वैक्यूम अपॉन के होगा। सही है? यानी कोई भी मीडियम में दो चार्जेस के बीच में जो भी फोर्स होगा वो फोर्स इन वैक्यूम से के टाइम्स कम होगा। ठीक है? मतलब जो वैक्यूम की फोर्स है, ठीक है, वो मीडियम की फोर्स से के टाइम्स ज्यादा आएगी। क्लियर है? एग्जांपल देखो, एफ एम इज इक्वल टू एफ ई बाई के, यानी मीडियम की फोर्स वैक्यूम की फोर्स से के टाइम्स कम आएगी। पहले ये क्लियर है? चलो भाई, अब एग्जांपल के साथ बताता हूं। मान लो कि मैंने दो चार्जेस वैक्यूम में रखा है, ठीक है, और दो चार्जेस के बीच में मैंने फोर्स फाइंड किया, कुछ आ रहा है 10 न्यूटन। ठीक है, ओके। उसी चार्जेस को उठाकर मैंने कोई ऐसे मीडियम में रखा जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है। ठीक है, वही दो चार्जेस है, उनके बीच में वही डिस्टेंस है, बट अब मैंने रखा है उसको ऐसे मीडियम में जिनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है। अब जो फोर्स आएगी, सही है, वो कितनी आएगी? तो कि वैक्यूम में कितनी थी? वैक्यूम में कितनी थी? दो चार्जेस के बीच में फोर्स 10 न्यूटन। अब उठा के कहां रखा आपने? ऐसे मीडियम में जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है। तो अब जो फोर्स आएगी वो 2 टाइम्स कम हो जाएगी, यानी 10/2 हो जाएगा, यानी आपका फोर्स हो जाएगा 5 न्यूटन। आधा हो गया। क्यों? क्योंकि यहां डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना था? 2 था। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 होता तो फोर्स जो है वो 10/5 हो जाता, यानी 2 न्यूटन हो जाता। क्लियर है? इन शॉर्ट, ओवरऑल force in any other medium will be k times less than the force between two charges placed in vacuum. Clear? 100%? पक्का? ओके, ये चीज मैं यहां लिख देता हूं कि फोर्स इन एनी अदर मीडियम इज k times less than force in vacuum. Force in vacuum. Clear है? Force in any medium is k times less than force in vacuum. F m is equals to Fv by k. ये चीज याद रखो, k होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हर एक मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग अलग होता है। क्लियर है? कोई डाउट? पक्का? ये वाली चीज याद रखना भाई, k का वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 होता है। ये कहां से आया? क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से। ठीक है, ये वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से आया, यानी के का वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या फ्री स्पेस, जिसका वैल्यू होता है 8.85 10 की पावर -12। ठीक है, ये वैल्यू भी याद रखो। क्लियर? अच्छा, अगर फोर्स वैक्यूम में फाइंड कर रहे हो तो एप्सिलॉन नॉट रखो, अगर फोर्स कोई अदर मीडियम में फाइंड करो तो खाली एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अच्छा, जब इनका रेशियो निकालेंगे तो बच जाएगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम है विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम है। परमिटिविटी ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ये वाले रेशियो को हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, एप्सिलॉन आर।
और उनकी वैल्यू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के जितना होता है। सही है, ये वैल्यू हर एक मीडियम के लिए अलग अलग होता है। क्लियर है? जैसे आपका रंग रूप हर टीचर के लिए अलग होता है, आपका रंग रूप हर लड़की के लिए अलग अलग होता है। सही, वैसे ही ये के का वैल्यू हर एक मीडियम में अलग अलग होता है। ठीक है, लड़की से बात एकदम दिल में उतर जाती है। ठीक है, बट पहले 12th क्लियर कर लो भाई, कॉलेज में ये सब काम है ना, पहले यहां पढ़ने में। ठीक है, अभी लड़की बड़की के चक्कर में मत पड़ो। चलो भाई, पहले ये एक बार अच्छे से देख लो, बाद में 2-3 पॉइंट और बचे हैं, हम डिस्कस कर लेते हैं उसको। पहले ये देख लीजिए आप, चलिए फटाफट, और नोट करना है तो नोट कर लीजिए, देखते जाइए और साथ में नोट करते जाइए। चलिए फटाफट, क्लियर है? इतने तक देख लिया आपने? एक बार पॉज करके देख लीजिए एक बार। ठीक है, चलो भाई, अब मैं मिटा रहा हूं, 2-3 पॉइंट और है, वो देखते हैं। चलिए, हमने ये चार्ज देखा था, यहां पर Q1 यहां था और Q2 यहां था, और इनके बीच में जो डिस्टेंस था वो R था। सही है? अच्छा, ये जो कूलम्स फोर्स होती है भाई, कूलम्स फोर्स, कूलम फोर्स कितना आया था? हमने देखा था F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ठीक है, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। भाई ये जो कूलम्स फोर्स होता है वो एक सेंट्रल फोर्स होता है। कैसा फोर्स? सेंट्रल फोर्स। यानी ये उसी लाइन पर एक्ट होगा जो दो चार्जेस के सेंटर टू सेंटर को ज्वाइन करती है। क्लियर है? लिख देता हूं, बाद में समझाता हूं। कूलम्स फोर्स, कूलम्स फोर्स is a central force, central force, that is, it will act only along the line joining center to center of two charges. ठीक है, क्या बोल रहा है? कूलम्स फोर्स है वो एक सेंट्रल फोर्स है, यानी ये फोर्स उसी लाइन पर एक्ट करेगा जो दो चार्जेस के सेंटर को ज्वाइन करे। मतलब मान लो कि ये दोनों पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, तो वो रिपल्शन फोर्स इसी लाइन के अलोंग होगा, फोर्स एक्टिंग ऑन 2/1। ठीक है, ये चार्ज न तो इसको ये डायरेक्शन में रिपेल कर सकता है, नहीं कर सकता, न तो ये चार्ज इस चार्ज को यहां रिपेल करेगा, नहीं करेगा। ये रिपल्सिव फोर्स ऑलवेज होगी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू चार्जेस, उसी लाइन पर होगा जो दो चार्जेस को ज्वाइन करे, सेंटर टू सेंटर। क्लियर? सिमिलरली ये चार्ज इसको इसी लाइन के अलोंग रिपेल करेगा। सही है? इसीलिए इसको क्या बोला गया है? एक सेंट्रल फोर्स बोला गया है। गॉट इट? क्लियर? अच्छा, दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट, इट फॉलोज, यानी कूलम्स लॉ फॉलोज इनवर्स स्क्वायर रिलेशनशिप, इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर रिलेशनशिप, यानी ये जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ठीक है, ये तो हमने देख लिया कि चार्जेस के बीच में जितना डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे उसके स्क्वायर के टाइम्स फोर्स घटती जाएगी, रिड्यूस होती जाएगी। डिस्टेंस जितना बढ़ाते जाओगे
उसके स्क्वायर के टाइम्स उनके बीच का जो इंटरएक्टिव फोर्स है वो डिक्रीज होता जाएगा। बोलो भाई, क्लियर है तक? वो एक सेंट्रल फोर्स है, इनवर्स स्क्वायर रिलेशनशिप को फॉलो करता है। एक और पॉइंट, कूलम्स लॉ इज वैलिड only for point charges. Coulomb's law is valid only for point charges. अच्छा भाई, ये जो लॉ है वो खाली पॉइंट चार्जेस के ऊपर ही वैलिड है। मतलब ये लॉ ऐसा नहीं है कि आपने कहीं पर कितने भी बड़े चार्जेस के बीच में लगा दिए, नहीं, ये पॉइंट चार्ज के ऊपर ही वैलिड है। यानी चार्ज का डायमेंशंस बहुत ही छोटा होना चाहिए कंपेयर टू डिस्टेंस बिटवीन देम। क्लियर है? चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वो कंपैरेटिवली बड़ा होना चाहिए कंपेयर टू द डायमेंशन ऑफ द चार्जेस। क्लियर? जैसा हम ग्रेविटेशन में देखते थे कि जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है यानी Gm1m2/r², सही, वो दो पॉइंट मासेस के बीच में वैलिड है। यानी आप बड़े बड़े मासेस जो पास पास में रखे हैं उनके बीच में वो लॉ नहीं लगा सकते, है ना। एक अर्थ है, एक सन है, बड़े बड़े मासेस हैं बट बहुत दूर है, तो आप उनके बीच में लगा सकते, ठीक है। इन शॉर्ट पॉइंट मास पर वैलिड था। क्लियर है? उसी तरह से ये कूलम्स लॉ पॉइंट चार्जेस के ऊपर वैलिड है। क्लियर? यानी 3 पॉइंट याद रखोगे आप, एक सेंट्रल फोर्स है, इनवर्स स्क्वायर रिलेशनशिप को फॉलो करता है और वैलिड है ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। क्लियर है? नोट करिए ये 3 पॉइंट, फटाफट नोट कर लीजिए, पॉज करो, नोट करो। क्लियर? अच्छा भाई, ये लॉ से हमें ये तो पता चल गया कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है ना, उसका वैल्यू कितना होगा, वैल्यू मिल गया, बट अभी भी हमें डायरेक्शन नहीं पता है। सही है? डायरेक्शन नहीं पता है, यानी ये वेक्टर फॉर्म में हमें नहीं मिला है, ये स्केलर फॉर्म में हमें देखना है कि वेक्टर फॉर्म में कितना होगा। सही है? वैसे तो हमने पहले ही लेक्चर में देख लिया कि अगर दो लाइक चार्जेस है तो उनके बीच में जो फोर्स होगा वो रिपल्सिव होगा, अनलाइक चार्जेस है तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, है ना। ये हमने पहले से देख लिया, बट वेक्टोरियल फॉर्म नहीं मिला, हमें वेक्टोरियल फॉर्म चाहिए। ठीक है, तो वेक्टोरियल फॉर्म के लिए हम इसके बाद का टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, हाँ, आप इसको स्केलर फॉर्म कह सकते हैं। ठीक है, आप इसको स्केलर फॉर्म कह सकते हैं। क्लियर है तक? गॉट इट? ओके, तो अब हम देखते हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर। फटाफट निपटा देते हैं, इजी टॉपिक है, बाद में एक दो न्यूमेरिकल करेंगे। अब हम देखते हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म क्या है मेरे पास? यहां पर दो चार्जेस है, Q1 और Q2, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है R। सही? अच्छा, मान लेते हैं कि दोनों चार्जेस पॉजिटिव, Q1 और Q2 दोनों पॉजिटिव। ठीक है, तो जो Q1 Q2 पर फोर्स लगाएगा वो रिपल्सिव फोर्स होगा, यानी Q1 Q2 को दूर हटाने का ट्राई करेगा। मतलब Q1 जो Q2 पर फोर्स लगाएगा वो ये डायरेक्शन में लगाएगा, फोर्स एक्टिंग ऑन 2 by 1। ठीक है, और सेंट्रल फोर्स होने की वजह से ये जो फोर्स लगेगा वो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर। क्लियर है? अच्छा, सिमिलरली जो दूसरा चार्ज है वो भी पहले चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा, है ना। ये इसको नफरत से देख रहा है तो ये भी इसको नफरत से देखेगा, है ना, न्यूटन्स लॉ। क्लियर है?
आप जो भी करोगे मुड़ के वही आपके पास वापस आएगा। यही न्यूटन बाबा ने बोला था, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्लियर? वही चीज यहां पर होगा, है ना। ये चार्ज ने इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाया, तो ये भाई साहब भी चुप नहीं बैठेगा और क्या करेगा, मुड़ के इस पर एक फोर्स लगा देगा। सही है, फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट बाय टू। क्लियर? अच्छा, अब क्या होगा, ये स्केलर फॉर्म तो हमें आगे के लॉ यानी कूलम्स लॉ से मिल जाएगा, है ना। इनके बीच में लगने वाली जो फोर्स होगी वो होगा k q1 q2 बाय r स्क्वायर। ठीक है, वो तो हमने देखा। हमें यहां पर चाहिए डायरेक्शन। ठीक है, क्या चाहिए, हमें चाहिए डायरेक्शन। और आपने क्लास 11th में पढ़ा है कि जब भी हमको डायरेक्शन चाहिए तो हम यूज करते हैं यूनिट वेक्टर, है ना। कहीं पर भी डायरेक्शन दिखाना है तो उसके लिए यूज होता है यूनिट वेक्टर। ठीक, अच्छा, तो हम यूनिट वेक्टर को मार्क करेंगे। ध्यान से देखना, मैं ये वाले फोर्स की पहले बात करूं, कहां लगता है, ये डायरेक्शन में लग रहा है, तो यही डायरेक्शन में एक हम यूनिट वेक्टर काटेंगे। यही डायरेक्शन को दिखाने के लिए एक हम यूनिट वेक्टर काटेंगे आर, और यूनिट वेक्टर को पता है आपको, हम दिखाते हैं कैप से। तो ये हो गया आर कैप यानी यूनिट वेक्टर आर। अब कौन सी डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में। ये डायरेक्शन कहां से कहां जा रहा है, 1 से 2 जा रहा है। सही है, ये डायरेक्शन कहां से कहां जा रहा है, 1 से 2 जा रहा है, यानी इसको हम बोलेंगे R12 का क्या, यूनिट वेक्टर R12। क्लियर? ये क्या दिखा रहा है, क्योंकि ये वाला फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, ये R12 उसको शो कर रहा है। R12 is showing the direction in which this force यानी F21 is acting. Got it? क्लियर है? सिमिलरली ये वाले फोर्स को दिखाने के लिए हम ये वाले डायरेक्शन यानी ये वाले डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर काटेंगे। चलो भाई, आर क्या, ये डायरेक्शन कहां से कहां जा रही है, 2 से 1 जा रही है, 2 से 1 जा रही है। तो ये वाले यूनिट वेक्टर को हम नाम दे देंगे R2। ये यूनिट वेक्टर क्या दिखा रहा है, तो कि ये यूनिट वेक्टर वो डायरेक्शन दिखा रहा है जो F12 एक्ट कर रहा है। ठीक है, दिस यूनिट वेक्टर इज शोइंग द डायरेक्शन इन विच दिस फोर्स F12 इज एक्टिंग। गॉट इट? क्लियर है? ओके, नाउ आइए आगे देखते हैं। द फोर्स ऑफ रिपल्शन, द फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्टिंग ऑन चार्ज 1 बाय चार्ज 2, दैट इज किसकी बात कर रहा है, फोर्स एक्टिंग ऑन 1/2 की बात कर रहा है, यानी ये वाली। क्लियर? इसको मैं मैग्नीट्यूड वाइज लिख सकता हूं, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत है यहां पर? क्लियर? कूलम्स लॉ, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये चीज हो गई मैग्नीट्यूड। अच्छा, F12 यानी ये फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, ये। सही, ये डायरेक्शन में कौन सा यूनिट वेक्टर है, क्यों डायरेक्शन R21 है। सही, तो यहां पर हम लिख देंगे यूनिट वेक्टर R21। क्लियर? ध्यान से देखो, ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड और ये हो गया आपका डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन यानी ये चीज के ऊपर, फोर्स के ऊपर मैं वेक्टर का सिंबल लगा सकता हूं। ठीक है, ये हो गया उसका मैग्नीट्यूड और ये हो गया उसका डायरेक्शन। क्लियर? इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 1। क्लियर? ओके, सिमिलरली force acting on 2 by force acting on second charge by first charge, यानी force acting on second charge that is 2 by 1 F21
मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम रहेगा भाई, के क्यू टू क्यू वन बाय आर स्क्वायर, चाहे क्यू वन क्यू टू लिखो चाहे क्यू टू क्यू वन लिखो, डजंट मेक एनी डिफरेंस। सही है। अच्छा, इनटू ये बाय अगेन मैग्नीट्यूड होगा। अब डायरेक्शन की बात करते हैं, F21 ऐसे लग रहा है, तो ये डायरेक्शन दिखाने के लिए ये डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर ले लो। ये डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर कौन है, ये रहा R12। तो यहां पर लिखेंगे R12 का क्या, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। सो यहां पर भी मैं वेक्टर का सिंबल लगा सकता हूं। बोलो भाई, इतने तक क्लियर है? कोई डाउट? पक्का? चले आगे। ठीक है, अब आपने क्लास 11th में वेक्टर्स में देखा था कि R12 का जो कैप होता है, यानी यूनिट वेक्टर R12, इट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ R21 का कैप। भाई देखा था कि नहीं देखा था वेक्टर्स चैप्टर में? सर हम तो वेक्टर्स छोड़ के आ गए, क्लास 11th में पढ़ा ही कहां है सर? आप तो थे नहीं सर। हाँ, आप तो थे नहीं सर, बुक में हमने देखा नहीं सर। अकेला थोड़ी था भाई मैं अकेला थोड़ी पढ़ाने वाला था, बहुत सारे लोग हैं पढ़ाने वाले। हालांकि हमने अभी अभी चालू, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो मैं पढ़ा देता हूं आपको। R12 का कैप इज इक्वल टू माइनस R2। देखो भाई, अभी ये चीज याद रखो, है ना, अभी ये चीज आपको पता रहना चाहिए कि दो यूनिट वेक्टर R12 और R21 करने पर माइनस आपको लगाना है। सही है, मैं इसका प्रूफ यहां बाजू में लिख देता हूं। देखो ये क्या है भाई, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला था कि जो भी वेक्टर है अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड। सही, यहां पर R12 वेक्टर है तो R12 का वेक्टर अपॉन R12 का मैग्नीट्यूड। क्लियर? अच्छा, R12 होता है बाद का वेक्टर माइनस पहले का वेक्टर, बाद का वेक्टर माइनस पहले का वेक्टर, यानी ये होता है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड R है। क्लियर है? ये किसका वैल्यू मिला आपको? R12 मिला। सही है, क्लियर? अच्छा, सिमिलरली अगर आपको R21 चाहिए तो वेक्टर यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। कौन सा वेक्टर है? 21 है, तो यहां पर आप लिखोगे 21 और यहां पर भी लिखोगे 21। बोलो क्लियर है क्या? ठीक है, यानी ये वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड हो गया। इसको लिखोगे बाद का वेक्टर माइनस पहले का वेक्टर, बाद का वेक्टर माइनस पहले का वेक्टर, यानी R1 वेक्टर माइनस R2, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है? R। ये आपको मिल गया R2। क्लियर? ये चीज और ये चीज क्लियर है, ये दोनों पक्का क्लियर? ओके, अब देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, माइनस कॉमन निकाला तो ऐसा बचेगा कि R2 माइनस R1 अपॉन R बचेगा ऐसे। किसका वैल्यू मिला? ये R21 का, है ना? क्लियर है? अच्छा भाई ध्यान से देखो, ये R2 माइनस R1 अपॉन R है, ये तो भाई R12 का वैल्यू है। सही है, देखो R2 माइनस R1 अपॉन R, R2 माइनस R1, तो इसकी जगह पर मैं ये चीज लिख सकता हूं, माइनस वैसे का वैसा, और ये R12। देयरफॉर R21 की वैल्यू माइनस R12 के जितना होता है। बोलो सही है, क्लियर? वही चीज यहां लिखा है कि R12 इज इक्वल टू माइनस, ये माइनस इसको माइनस R21। गॉट इट? क्लियर? ओके, अब ध्यान से देखो, क्लियर है ना ये? ठीक है, अब ध्यान से देखो। अच्छा, डेरिवेशन में आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है ना, ये आपके रेफरेंस के लिए खाली मैंने बताया। यू डोंट नीड टू राइट दिस इन थियरी। गॉट इट? ओके, अब ध्यान से देखो, इक्वेशन 1 से फ्रॉम वन ये F12 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान से, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। इतना क्लियर? ये R21 को मैं माइनस R12 कह सकता हूं। ये R21 को
मैं -R12 कह सकता हूं। क्लियर है? अच्छा, देयरफॉर F12 इज इक्वल्स टू, ये माइनस मैंने बाहर ले लिया, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर इंटू R12 का क्या, बोलो सही है? ये चीज जरा ध्यान से देखो, यही चीज है, ध्यान से देखो, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर इंटू R12 इंटू R12, यानी ये चीज को मैं F21 लिख सकता हूं, बोलो सही है? क्लियर? क्लियर है? गॉट इट? अच्छा, यानी ये चीज ये दिखा रहा है कि लगने वाली जो दो फोर्सेस है उनका मैग्नीट्यूड सेम है, बट उनकी जो डायरेक्शन है, लगने की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। बोथ दिस फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। सही है? यानी 2 वाला 1 पर जो फोर्स लगाएगा उसकी सेम वैल्यू होगी जो 1 वाला 2 पे लगाएगा, बट दोनों का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। वही तो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि यहां पर न्यूटन्स थर्ड लॉ फॉलो होगा, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। वही तो चीज बता रहा है। सही? क्लियर है? ये वही तो चीज बता रहा है कि दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है बट लगने वाली जो डायरेक्शन है वो अलग है। क्लियर है? यहां लिख देते, दिस इक्वेशन shows presence of Newton's third law, that is every action has equal and opposite reaction, every action has equal and opposite reaction। क्लियर है? क्लियर? देख लीजिए भाई पूरा लॉ एक बार पॉज करके अच्छे से नोट कीजिए और देख लीजिए। चलिए फटाफट। क्लियर है? चलिए, एक न्यूमेरिकल करते हैं। द फोर्स ऑफ इंटरैक्शन find the force of interaction between 2 coulomb and 3 coulomb charge separated by a distance of 9 centimeter placed in a medium having dielectric constant 12। ठीक है, क्या बता रहा है भाई? दो चार्जेस के बीच में आप फोर्स निकालिए। पहला चार्ज जो है वो 2 कूलम दिया है, दूसरा चार्ज 3 कूलम, और उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 9 सेंटीमीटर। ठीक है, और चार्जेस को कहां रखा गया है? ऐसे मीडियम में रखा गया है जहां पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 12। क्लियर है? ओके, तो हम देख लेंगे भाई। फर्स्ट मान लेते हैं कि ये चार्जेस वैक्यूम, ठीक है, और वैक्यूम का फोर्स निकाल। ठीक है, फोर्स इन वैक्यूम इज इक्वल्स टू कितना होगा भाई? के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर होगा। सही? अच्छा, के कितना है? 9 इंटू 10 की पावर 9
Q1 है 2, Q2 है 3 और इनके बीच का डिस्टेंस है सेंटीमीटर में नहीं, मीटर में चेंज करना पड़ेगा, है ना, ऐसा यूनिट में। 9 इंटू 10 की पावर -2 और उसका स्क्वायर, सही, इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10 की पावर 9, ये 2, ये 3 और ये हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर -2, 9 इंटू 10 की पावर -2, 9 9 गया, सही, ये 3 1 जा, ये 3, यानी 2/3 इंटू ये -4 ऊपर जाएगा तो +13, क्लियर, +13 और फोर्स है इसलिए न्यूटन। ये वैक्यूम का फोर्स आ गया, ठीक है, हमें वैक्यूम में नहीं चाहिए, हमें तो मीडियम में चाहिए जहां का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 12 है। अब हमने कूलम्स लॉ में देखा कि फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम उनकी वैल्यू के जितना होता है, यानी अगर आप फोर्स इन मीडियम ढूंढना चाहते हो तो उसकी वैल्यू वैक्यूम के फोर्स से के टाइम्स कम आएगी, ये हमने देखा कूलम्स लॉ, सही। अच्छा, फोर्स इन वैक्यूम है आपका 2/3 इंटू 10 की पावर 30, 2/3 इंटू 10 की पावर 30 और k का वैल्यू है आपका कितना है, 12 है। ये हो जाएगा 2 1 जा 2 6 जा, यानी 1/18 इंटू 10 की पावर 13 न्यूटन, इतना फोर्स होगा मीडियम में, क्लियर है। यानी ये आपका आएगा 100/18 कर लेते हैं और 10 की पावर 2 ले लिया यानी 11, ठीक है, 250 जा होगा, 2 9 जा होगा, 9 5 जा 45, सही है, 5 बचा 50, अगेन 9 5 जा 45, 5 10 की पावर 11, क्लियर है, क्लियर। तो आपको फोर्स इन मीडियम मिल गया जहां का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, 12 है। जनरली ये चीज एमसीक्यू में पूछी जाती है, क्लियर, कोई डाउट, कोई डाउट, पक्का, चलो। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखो, ये अच्छा न्यूमेरिकल कई बार पूछा जाता है। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था चार्जिंग बाय कंडक्शन, वहां पर हमने देखा था कि अगर हमारे पास दो बॉडीज है जिसमें से एक के पास चार्ज है और एक अनचार्ज है यानी न्यूट्रल है, जब उनके बीच में हम कांटेक्ट करवाते हैं, तो फिजिकल कांटेक्ट करवाते हैं तो चार्ज ट्रांसफर होगा, सही है। और जब भी हम सेपरेट करेंगे तो उन दोनों बॉडी पे कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर दो बॉडीज सेम डायमेंशंस की यानी शेप सेम है, साइज सेम है और मटेरियल सेम यानी आइडेंटिकल बॉडीज है, तो जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो एग्जैक्टली सेम होगा, ठीक है। मतलब अगर आपके पास ऐसा दो बॉडी है, एक चार्ज है, मान लेते हैं 4 कूलम चार्ज है और एक अनचार्ज है, ये अनचार्ज, ठीक है, तो क्या होगा, यहां से कुछ चार्ज यहां पर ट्रांसफर होगा। जब भी आप इनको सेपरेट करोगे, ठीक है, तो दोनों के ऊपर बराबर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड दोनों का, दोनों बॉडी का शेप, दोनों बॉडी की साइज और दोनों बॉडी का मटेरियल सेम रहना चाहिए, यानी जो बॉडीज जो दी हुई है आपको, इट शुड बी आइडेंटिकल, तब भी चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगा, क्लियर है, गॉट इट। आइए इसी पर एक सवाल करते हैं, देखो पहले क्वेश्चन लिख लेता हूं। The force acting between two charges having same charge placed at a r distance is F Newton.
Clear? Place at r distance is F Newton. Now, an uncharged body between two charged bodies. Now, an uncharged body is first brought in contact with first body and then with second body Clear? Now, first body and then with the second body. Now, both the charged bodies are brought to same distance as before. Find the force between them. Find the force between them. ठीक है, क्या बोल रहा है भाई? पहले दो बॉडीज है, ठीक है, टू चार्ज बॉडीज हैविंग सेम चार्ज प्लेस एट अ डिस्टेंस. दो बॉडी है, उनको r डिस्टेंस पर रखा गया है. चलिए करते हैं. देखो, ये आपका मान लेते हैं a बॉडी है और ये आपका b बॉडी है और उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो r. क्लियर है? दोनों के ऊपर जो चार्ज है वो सेम है, यानी इसके ऊपर भी q है और इसके ऊपर भी q है. ऐसी कंडीशन में इनके बीच में जो लगने वाली फोर्स है वो F है. ठीक है, कितनी होगी? तो k q स्क्वायर बाय r स्क्वायर, कूलम्स लॉ. k q1 q2 यानी q इंटू q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर. ठीक है, इसको इक्वेशन व्हाट. अच्छा, अब क्या कर रहा है? कोई अनचार्ज बॉडी को पहले इसके साथ कांटेक्ट में ला रहा है, फिर इसके साथ कांटेक्ट में ला रहा है. ठीक है, यानी क्या होगा? पहले ही जैसे आप अनचार्ज बॉडी, ये C को अनचार्ज बॉडी मान लेते हैं. सही. इसके ऊपर चार्ज कितना है? Q है और इसके ऊपर चार्ज कितना है? 0 है. ठीक है, अब क्या करते हैं? इन दोनों को कांटेक्ट में लाते हैं. देखो होगा क्या. क्या होगा? इसमें से कुछ चार्ज फ्लो कर जाएगा, है ना, यहां चार्ज कुछ फ्लो करेगा और दोनों आइडेंटिकल होने के कारण, दोनों बॉडीज कैसे है? आइडेंटिकल दे रखा है. बॉडीज आर आइडेंटिकल ऐसा दे रखा है. ठीक है, दोनों बॉडीज आइडेंटिकल होने की वजह से क्या होगा? इसका कुछ ट्रांसफर हो जाएगा चार्ज. ठीक है, और बाद में क्या होगा? जैसे ही आप सेपरेट करोगे, दोनों के ऊपर जो चार्ज रहेगा वो सेम रहेगा. टोटल चार्ज कितना है? Q है, दोनों के ऊपर आधा आधा हो जाएगा, यानी इसके ऊपर भी Q/2, इसके ऊपर भी Q/2. क्लियर है? गॉट इट? अच्छा, अब क्या होगा? ये वाले स्पीयर को, है ना, इट इज फर्स्ट ब्रॉट इन कांटेक्ट विद द फर्स्ट बॉडी एंड देन विद द सेकंड बॉडी. यानी ये वाले स्पीयर को अब B के साथ टच करवाया जाता है. अब ध्यान से देखना, अब ये अनचार्ज नहीं है, पहले अनचार्ज था C वाला. अब C वाले के ऊपर Q/2 चार्ज आ चुका है. ठीक है, यानी इसके ऊपर अब Q/2 चार्ज है और इसके ऊपर Q चार्ज. दोनों को मिलाया जा रहा है. अब क्या होगा? जैसे ही आप इन दोनों को सेपरेट करोगे, दोनों के ऊपर टोटल का आधा चार्ज आ जाएगा. देखो टोटल चार्ज कितना है? Q प्लस Q/2 यानी 3Q/2 चार्ज टोटल चार्ज. सही, उसका आधा आधा हो जाए. टोटल चार्ज कितना है? 3Q/2 है. सही है, 3Q/2 है. सही, जैसे ही सेपरेट करोगे, टोटल चार्ज का आधा दोनों के ऊपर आ जाएगा, यानी इसके ऊपर हो जाएगा 3Q/4 और इसके ऊपर भी हो जाएगा 3Q/4. क्लियर है? गॉट इट? कोई डाउट? कोई डाउट?
ये वाला रब कर रहा हूं, ये वाला। अब क्या होगा भाई, अब नाउ both the charge bodies are brought to the same distance as before. Now B और A को वही डिस्टेंस पर रखा गया जो कि पहले था, वही डिस्टेंस R पर रखा था, सही है। बट अब जो चार्ज A पर है वो Q/2 है और B पर जो चार्ज है वो 3Q/4 है। बोलो सही है। अब इनके बीच का जो फोर्स है मान लेते हैं वो F डैश। कैसे मिलेगा, K Q1 Q2/R², K Q1 Q2/R², यानी K Q1 यानी Q/2, Q2 यानी 3Q/4 अपॉन R², सही है। यानी ये हो जाएगा 3/4 8 KQ²/R²। बोलो क्लियर है इतना तक, क्लियर। यानी 3/8 ये वाली तो चीज है, वो तो इनिशियल फोर्स है, देखो इक्वेशन 1 से, सही है। तो ये हम लिख सकते हैं F, यानी फोर्स कितना हो जाएगा 3/8 ऑफ द इनिशियल फोर्स। क्लियर है मेरे तक, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं, ठीक है। आज हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है वो देखेंगे, उसकी डेफिनेशन देखेंगे, बाद में देखेंगे कि भाई पॉइंट चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रॉपर्टीज क्या होता है, ये सारी चीज हम देखते हैं, ठीक है। टिल देन गुड बाय। और ये सारी चीज आप एक बुक में नोट करके रखिएगा, है ना। नेक्स्ट टाइम जब वीडियो आए तब ये सारी चीजें एक बार रिवाइज कर लेना। क्लियर है इतने तक, ओके, चलिए गुड बाय।